नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और इजरायल ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान। पिछले वित्त वर्ष में ये 6.5% थी। अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में वेनेजुएला के तेल से जुड़े रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त किया। अमेरिका के ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने के बयान के बाद स्पेन और यूरोपीय देशों ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति दृढ़ समर्थन दोहराया। और बेनोनी में भारत ने तीसरे अंडर 19 युवा एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के आधार पर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं की पहचान की। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त नहीं करने के अपनी दृष्टिकोण को दोहराया और इससे लड़ने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वेनेजुएला में हाल की घटनाओं पर भारत की चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। लक्जमबर्ग में भारतीय समुदाय से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने राजनीतिक, व्यापारिक और तकनीकी क्षेत्रों में लक्जमबर्ग के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। कई दशकों से वहां आतंकवादी शिविर चलते आ रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों से खुलेआम ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान और उनकी सेना न केवल आतंकवाद को संरक्षण देते हैं बल्कि उसे सामान्य और वैध ठहराने का प्रयास भी करते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में ये वृद्धि दर 6.5% थी। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसे 201 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका अनंतिम अनुमान 187 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि अनुमानित वास्तविक वृद्धि का एक प्रमुख वाहक है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में इस वित्त वर्ष के दौरान 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। दूसरे दर्जे के क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण में 7% की वृद्धि दर का अनुमान है। आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि जीडीपी का मजबूत प्रदर्शन निरंतर घरेलू मांग, बेहतर पूंजीगत व्यय और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। आज जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, ये एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं 7.4%, ये दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है अर्थव्यवस्था में भारत की, इतने सारे जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं अर्थव्यवस्था के सामने और अभी भी हैं, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें गति बनी हुई है। सर्विस क्षेत्र जो है उसका परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन का परफॉर्मेंस जो है, दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत वाणिज्यिक रूप से सड़क निर्माण में उपयोगी जैव बिटुमन उत्पादन करने वाला विश्व में पहला देश बन गया है। नई दिल्ली में श्री गडकरी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पहल पराली के जलने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि जैव बिटुमन विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। बिटुमेन में आपने काम किया, हमारा अभी रिक्वायरमेंट 100 लाख टन के ऊपर की है और उसमें से 50% केवल कैपेसिटी हमारी इंडियन रिफाइनरीज की है और 50% इंपोर्ट है। ये कॉस्ट 25 से 30 हजार करोड़ होती है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा 30 हजार करोड़ का अगर इंपोर्ट बचेगा तो देश की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है कौन से एरिया में, उसके आधार पर रिसर्च करना चाहिए और ये रिसर्च जो है ये अगर होगा तो स्वाभाविक रूप से वहाँ का जीवन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अच्छी तरीके से आगे जाएगा, जिससे डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करके भारत स्वच्छ और हरित राजमार्ग के नए युग में प्रवेश कर चुका है। संचार मंत्रालय ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कृषि मंत्रालय के साथ समझौते से लंबे समय से जारी नकली कीटनाशकों के मुद्दे का समाधान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत प्रत्येक कीटनाशक के नमूने में एक QR कोड होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौते पर श्री सिंधिया ने कहा कि ये भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एकीकरण के जरिए स्व सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 12 करोड़ महिलाओं सहित ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यापक प्रशिक्षण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, नकदी अंतरण, बिक्री केंद्र मशीनें और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा की अमिट विरासत की सराहना करते हुए लोगों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा है। नई दिल्ली में आज जनरल सिन्हा की जयंती के अवसर पर आयोजित स्मृति व्याख्यान में वर्चुअल माध्यम से रक्षा मंत्री ने यह बात कही। राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण था वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। जनरल सिन्हा केवल एक महान सैनिक ही नहीं थे, बल्कि वह उन विरले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने जीवन भर राष्ट्र को तथा सेना को सर्वोपरि रखा। जीवन पर्यंत राष्ट्र के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा रही, ऐसा समर्पण रहा कि उनका जीवन देश सेवा का पर्याय बन गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी कानून ग्रामीण रोजगार और सतत आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जयपुर में उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और उच्च गुणवत्ता की परिसंपत्तियों के सृजन को सक्षम बनाएगा। नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया। इसके साथ साथ ही क्योंकि जब खेती का काम आता है तो उसकी एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए। इस फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। इससे किसान व श्रमिक हितों में संतुलन बना रहे। योजना के तहत जल संबंधी, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंधी, आजीविका अवसंरचना संबंधी और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकते। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय होने में मदद मिली है। इस विशेष श्रृंखला में आज अरुणाचल प्रदेश की कामेंग जल विद्युत परियोजना की जानकारी प्रस्तुत है। 600 मेगावाट क्षमता वाली कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना थी, जिसे कामेंग नदी पर विकसित किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें 4 इकाइयां हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 150 मेगावाट है। लंबे समय तक चलने और कई तरह की कानूनी और पर्यावरण मंजूरी के कारण यह परियोजना चुनौतीपूर्ण बन गई थी। इसी वजह से इसमें विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय और उच्च स्तरीय निगरानी की जरूरत पड़ी। 24 जून 2015 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मंच के तहत इस परियोजना की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने परियोजना को जल्द पूरा करने पर जोर दिया और विद्युत मंत्रालय को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। प्रगति के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना, जिससे लंबे समय से अटकी अनुमति और भूमि से जुड़ी मुद्दों का समाधान हुआ। करीब 8,458 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का काम 10 फरवरी 2021 को पूरा हुआ। कामेंग परियोजना से अरुणाचल प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना और वह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला के रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मरीनारा को जब्त कर लिया है। ये टैंकर स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के आरोप में पकड़ा गया है। अमेरिका का आरोप है कि ये टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए वेनेजुएला, रूस और ईरान के लिए तेल की तस्करी करने वाले गुप्त बेड़े का हिस्सा है। स्पेन ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति दृढ़ समर्थन को फिर से दोहराया है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन के साथ मिलकर दोनों देशों के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने के बयान के बाद ये प्रतिक्रिया आई है। यूरोप में बढ़ती चिंता के बीच नाटो के कई सहयोगी देशों ने संयुक्त बयान जारी कर दोनों देशों के प्रति समर्थन की पुष्टि की और आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य सदस्य और अमेरिका से वांछित भगोड़े अमन को देश में वापस लाने में सफलता हासिल की है। हरियाणा पुलिस की एक टीम ने अमन को हिरासत में लिया है। अमन उर्फ अमन भैंसवाल हत्या, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिशों से संबंधित गंभीर अपराधों में वांछित है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 7 महिलाओं सहित 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर 13.5 लाख रुपए से अधिक का इनाम था। इन नक्सलियों ने पूना मार्गेम पुनर्वास पहल के अंतर्गत समर्पण किया। नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आज लोगों के लिए खोल दी गई। 6 महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में लोगों को अवशेषों को देखने और उनके बारे में जानकारी करने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आने के साथ ही वे परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से एक बार फिर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। इस पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमनाथ पर हुए पहले हमले के इस वर्ष 1000 साल पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक मनाया जाएगा। और अब खेल खबरें। बेनोनी में भारत ने तीसरे और अंतिम अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। भारत के 394 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 160 रन पर ही सिमट गई। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 393 रन बनाए थे। उधर मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु सिंगल्स के और चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को लगातार गेम में हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इजराइल ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान। पिछले वित्त वर्ष में ये 6.5% थी। अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में वेनेजुएला के तेल से जुड़े रूसी ध्वज तेल टैंकर को जब्त किया। अमेरिका के ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने के बयान के बाद स्पेन और यूरोपीय देशों ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति दृढ़ समर्थन दोहराया।
और बेनोनी में भारत ने तीसरे अंडर 19 युवा एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।